अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो दिस इज बेसिकली द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने सारे कॉम्प्लेक्सेस की डिटेलिंग देखी थी कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कंपोनेंट कंटेन करता है। अब इस पार्ट में फर्दर हम सारा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। उसके बाद हमें एटीपी मिल जाती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, उनसे हमें NADH और FADH मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उनसे फर्दर एटीपी में कन्वर्जन के लिए एटीपी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक हो गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? एज ए टोल्ड यू कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेम्ब्रेन में होता है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो है वो पूरा मैट्रिक्स वाला एरिया है। इसको मेंशन कर देती हूँ। ये पूरा मैट्रिक्स वाला एरिया है। ठीक हो गया। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये है हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो भी प्रोसेस होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस और इनके दरमियान होता है। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है जब, तो क्रेब्स साइकिल हमें देती है दो मॉलिक्यूल्स NADH और FADH2। ठीक है, जिनसे फर्दर कौन एटीपी बनाता है? ये वाला होल प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक हो गया। अब क्रेब्स साइकिल हमें जो भी NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स देती है वो मैट्रिक्स के अंदर देती है। फिर वो फर्दर हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। NADH और FADH2 में क्या होगा? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, जिनसे हम एटीपी बनाएंगे, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब सबसे पहले क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे हमें NADH का मॉलिक्यूल मिल गया है जो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1 जैसे कि मैंने मेंशन किया था। और कॉम्प्लेक्स 1 के पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हमने दो कंपोनेंट्स इसके डिस्कस किए थे। सबसे पहले इसके पास होता है FMN और दूसरी बात इसके पास होता है आयरन सल्फेट। ये FMN क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो सबसे पहले यहाँ से आएगा और ट्रांसपोर्ट होगा इस FMN में। कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा, इसके FMN पार्ट में जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा हमारे आयरन सल्फेट के अंदर। उसके बाद ये फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा एक और मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे मैंने बताया था कि वो एक कोएंजाइम Q है और वो बेसिकली क्या है? एक यूबीक्विनोन, जो कि एक मोबाइल कैरियर ट्रांसपोर्टर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे यूबीक्विनोन मौजूद है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होगा यूबीक्विनोन और इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेगा। बेसिकली लेट मी रिपीट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FMN के पास गए, FMN से आयरन सल्फेट के पास गए। फिर उसके बाद यूबीक्विनोन एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर है जो क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स लेके दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और कन्वर्ट हो गए यूबीक्विनोन हाइड्रोजनेज के अंदर, कुछ ऐसे करके इसको कह सकते हैं। मीन्स इसकी रिडक्शन हो जाएगी, बेसिकली हाइड्रोजन गेन कर देगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? इसके पास NADH और FADH2 जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो साथ में हाइड्रोजन भी तो देते हैं। तो हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन पड़े रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ लेगा और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे कौन सा स्टेप चल रहा है? रिडक्शन। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा और फर्दर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर लेगा। बेसिकली जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये वापस इसी फॉर्म में चला जाएगा, वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वापस इसी फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है? कौन सा मॉलिक्यूल हम इसको कह सकते हैं? तो कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि पहला पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है साइटोक्रोम C1, जिसके पास ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली साइटोक्रोम बी के पास पहले ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद फर्दर हमारे पास होता है एक FeS मॉलिक्यूल, जहाँ पे फिर सेकेंड उसमें ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। देन उसके बाद साइटोक्रोम हमारे पास होता है C1, उसके पास ट्रांसपोर्ट होता है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो इसी का बेसिकली पार्ट है, एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C। तो इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक हो गया। तो पहले कहाँ पे आया? यूबीक्विनोन इसको लेकर आया साइटोक्रोम बी के पास और ये वापस अपनी फॉर्म में चला गया और यूबीक्विनोन कोएंजाइम बन जाता है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं साइटोक्रोम बी। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 ये वाला है।
ठीक है, इधर आ गया, इधर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और फिर हमारे पास साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर साइटोक्रोम C से फर्दर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास जाता है साइटोक्रोम A के अंदर, जो ये कॉम्प्लेक्स 4 है जो मैंने बताया था इसके कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स कि ये साइटोक्रोम A में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है हमारे पास साइटोक्रोम A3 के अंदर। बेसिकली ये जितने भी नाम है ये सारे आपको ऐसे याद करने हैं और इसमें ऐसे है कि कुछ भी ऐसा डिफरेंट रोल नहीं है सारे कॉम्प्लेक्सेस का, सब कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से लेके दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास। ठीक हो गया, अब फाइनल स्टेप यहाँ पे होने वाला है। बेसिकली जब ये सारा कुछ होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है तो कुछ तो फाइनल पॉइंट उसका आएगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन की मंजिल आएगी। तो वो मंजिल ऐसी होती है कि यहाँ पर बैठा होता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और यहाँ से कहीं से हाइड्रोजन ले लेगा क्योंकि मैट्रिक्स में वैसे ही हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। जब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ले लेगा उसके बाद ये बना लेगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आते गए आते गए आते गए, यहाँ पे फाइनली हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक, अब बेसिकली हमें प्रोड्यूस करनी है एटीपी मॉलिक्यूल से, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी होगा। पहले मैं आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस का रोल बता रही हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 का रूल क्या है। इसका भी यही रोल है, ये भी ट्रांसफर करेगा मॉलिक्यूल्स को। तो ये कैसे करेगा, यहाँ पर आपके पास हमने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो लिए हैं NADH से। अभी हमने FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं किया। तो बेसिक इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैरी होंगे, FADH2 यहाँ पे पड़ा रहता है जो हमारा कहाँ से बना है, क्रेब्स साइकिल से। NADH से हमने इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए हैं, उसको हम ATP में कन्वर्ट कर लेंगे। FADH2 भी इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 के पास एक ही पार्ट होता है जो हमने पढ़ा था आयरन सल्फेट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फेट को देता है। उसके बाद आयरन सल्फेट से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो हमारे पास वापस जाते हैं इस कोएंजाइम के पास यूबिक्विनोन, क्योंकि यही एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर है, वो यहाँ पे भी होगा। तो ये बेसिकली इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स FADH2 से आयरन सल्फेट के पास है, उसके बाद यूबिक्विनोन के पास ये वापस रिडक्शन कर देगा और ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वापस सेम प्रोसेस कन्वर्ट करेगा, मतलब कि सेम प्रोसेस कन्वे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B के पास, देन आयरन सल्फेट, और सेम प्रोसेस चलेगा और अगेन लास्ट में ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो बेसिकली अलग अलग इसलिए क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो साइटोक्रोम सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसका बेसिकली काम होता है कि ये सिंपली FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और आगे कन्वे करता है सेम प्रोसेस के साथ। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से मॉलिक्यूल्स लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, अगर आपको क्रेब्स साइकिल का कुछ याद हो तो यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा होता है क्रेब्स साइकिल का, जिसमें लेट मी शो यू अ बिट। यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट। सक्सिनेट की कन्वर्जन हो रही होती है फ्यूमरेट में, अगर आपको याद हो। तो ये एक ही स्टेप होता है जिसमें क्रेब्स साइकिल में FADH2 प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा FADH2 प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टेप ये कॉम्प्लेक्स 2 ही रेगुलेट कर रहा होता है, ये कॉम्प्लेक्स 2 ही थोड़ा बहुत उसमें उसका हाथ होता है। और फिर जैसे ही FADH2 प्रोड्यूस होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और आगे ट्रांसपोर्ट कर लेगा। ठीक हो गया। तो आपको याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल का जो ये वाला स्टेप है ये कॉम्प्लेक्स 2 के अंडर होता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि फाइनली ATP कैसे प्रोड्यूस होती है। जनरली जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, जो हमें बेसिकली चाहिए। लेकिन एनर्जी जो मिलती है उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जब भी यहाँ से पूरे में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और फिर जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रखे रहते हैं मैट्रिक्स में जो हमें NADH और FADH2 से मिलते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगी स्पेस के अंदर। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी बेसिकली यहाँ पे। ठीक हो गया, ये भी यही काम करेगी।
लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने कॉम्प्लेक्स 2 के साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 का ये स्पेशल फंक्शन है, ये क्रेब्स साइकिल में इनरोल होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं करता। ठीक हो गया? इसका काम सिर्फ इतना है कि ये इस स्टेप को रन करेगा एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फर्दर FADH2 से। तो जितना भी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्लो करता है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम उस एनर्जी को कॉम्प्लेक्सेस यूज करेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ क्यों लेकर आते हैं? ताकि जब बहुत सारा हाइड्रोजन यहाँ पे जमा हो जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन जमा हो जाए, तो उस हाइड्रोजन तो बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक ऐसा फिनोमेना है बेसिकली जिसमें हमारे पास एक जगह पे बहुत ज्यादा आइंस जमा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस बहुत ज्यादा जमा हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगी? मैट्रिक्स में क्योंकि हाइड्रोजन की कमी हो गई है, सारे वो वहां ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिविटी हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे अब उनको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना है। कहीं भी कोई चीज ज्यादा पड़ी रहती है तो वो वहां से कम वाली जगह पर ट्रांसफर होती है। लेकिन अब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकते इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू, क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये आयंस से इनपर्मिएबल होती है, ये उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो हमारे पास एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स टाइप होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 भी कह सकते हैं और पंप भी कह सकते हैं। ये है एटीपी सिंथेस पंप। एटीपी सिंथेस पंप, ठीक हो गया। ये एटीपी सिंथेस पंप है जिसके पास दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था F0 और एक ये वाला है F1। ठीक हो गया। इसके थ्रू ये क्या करता है कि जब हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये इन हाइड्रोजन्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। यहाँ तक जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हर जगह से लेके और यहाँ तक ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो जब हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ के यहाँ आएंगे वापस तो उससे हमें एक चीज मिलेगी। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है ADP। इस ADP की कन्वर्जन होती है ATP के अंदर और हमें फाइनली जो चीज चाहिए थी वो मिल जाती है, मतलब हमें ATP का मॉलिक्यूल मिल जाता है। NADH और FADH2 जब क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे तो हमें उसमें से चाहिए था ATP। ये मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें ATP चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट करते हैं और सारा कुछ सिस्टम चलता है, फिर उस इलेक्ट्रॉन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को छोड़ के वो सारे जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं यहाँ तक, ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन इतना बढ़ जाए कि हम दोबारा से इसका फ्लो यहाँ कर सकें मैट्रिक्स में। जब दोबारा फ्लो करें तो उससे क्या हो कि हमें ADP ATP में कन्वर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ एनर्जी मिलेगी जो हम यूटिलाइज करेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है। तो बेसिकली हमें ATP मिल